इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 80% ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, और फिर सीरीज एलआर सर्किट क्या होता है, सीरीज आरसी सर्किट क्या होता है। ये हम लोग रिवाइज करेंगे उससे पहले। इसके साथ साथ हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AIPMT में आ चुके हैं वो करने वाले हैं, जिससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के प्रति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक या फिर NCERT में गिवन है, पहले उसे समझ लेंगे कि किस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि RMS वैल्यू जो होता है, RMS वैल्यू ऑफ करेंट या फिर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो NCERT में गिवन है कि जो RMS करेंट होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे IRMS या फिर सिर्फ कैपिटल आई से। ये गिवन है कहाँ, NCERT बुक में। और पोटेंशियल जो होता है RMS, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VRMS या फिर सिर्फ कैपिटल V। ये कहाँ पे गिवन है, NCERT में गिवन है। मतलब NCERT इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं कि पिक वैल्यू जो होता है, पिक वैल्यू उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो NCERT में गिवन है IM, कैपिटल I और M को रिप्रेजेंट करता है NCERT पिक करेंट। डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक रिप्रेजेंट करते हैं I0 से। IM से रिप्रेजेंट करता है NCERT बुक और I0 से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक। सिमिलरली जो VM होता है, पिक पोटेंशियल, पिक वोल्टेज, ये रिप्रेजेंट करता है NCERT बुक। और V0 जो होता है वो डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक जो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इससे हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। और आगे देखें तो जो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस को NCERT लिखा है VR। ये टर्म जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है। इसीलिए हम लोग पहले ही पढ़ ले रहे हैं कुछ टर्म को। जैसे कि NCERT रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज अक्रॉस, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर को लिखता है VR। सिमिलरली पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को लिखता है VL, कैपिटल VL। पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को NCERT रिप्रेजेंट करता है कैपिटल VC से, कैपिटल VC। और डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक कैसे रिप्रेजेंट करता है, V0R या फिर VMR। ये क्या है, पिक, ये पिक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे VM क्या था, VM पिक पोटेंशियल है। तो सही हम लोग पिक पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, VMR से। VML से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पिक पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। VMC से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पिक पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सिमिलरली V0R, V0L और V0C, ये डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये रिप्रेजेंट किया हुआ है NCERT में। तो हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं AC चैप्टर। AC चैप्टर में क्या होता है, जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो एक इंस्टेंट पे अगर हम लोग टाइम देखें, एक इंस्टेंट पे अगर हम लोग टाइम का वैल्यू देखें क्या होगा, तो उसे रिप्रेजेंट करता है NCERT सिर्फ स्मॉल आई से, सिर्फ स्मॉल आई। ब्रैकेट में T हम लोग सब लिख दिए हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, लेकिन NCERT में सिर्फ स्मॉल आई लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस करंट को। सिमिलरली सिर्फ स्मॉल V लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को। तो इससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ करेंट एंड वोल्टेज, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हो तो हम लोग क्या मानेंगे, RMS वैल्यू मानेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन गिवन है, करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, कुछ रिप्रेजेंट ना किया हो क्वेश्चन कि ये RMS वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, कि पीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, RMS मानेंगे। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन में दिया कि एक AC सोर्स है जिसका पोटेंशियल 200 वोल्ट है, 50 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो 200 वोल्ट है, जो 200 पोटेंशियल है, वोल्टेज है, जो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, ये जो 200 वोल्ट है ये क्या है, ये RMS वैल्यू है। ये पोटेंशियल का, ये वोल्टेज का RMS वैल्यू है, समझे। जैसे कि ये गिवन है, ये भी एक AC सोर्स है। AC सोर्स है मतलब कि जिसका करंट जो सर्किट में पास हो रहा है और वोल्टेज वो टाइम से वेरी कर रहा है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे देखें करंट, तो क्या है, IM लिखें या फिर I0 लिखें,
ये क्या है, पीक करंट है। देखिए साइन फंक्शन के आगे जो भी लिखा होगा ना वो पीक ही करंट होगा, बस ये याद कर लीजिए, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। साइन फंक्शन के आगे जो होगा वो क्या होता है, पीक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर हम आई एम लिखें, आई एम क्यों लिखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है आई एम को, पीक वैल्यू क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है, पीक वैल्यू को आई एम से। डिफरेंट पब्लिकेशन बुक कैसे रिप्रेजेंट करता है, आई नोट से। यहाँ पे हम लिखे हैं आई एम, तो आई एम साइन ओमेगा टी लिखा हो, या फिर जो पोटेंशियल हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो, क्या हो, वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो वी एम है ये क्या है, पीक वैल्यू है, आर एम वैल्यू नहीं है। साइन फंक्शन के आगे जो होगा वो पीक वैल्यू होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन फंक्शन के आगे जो होगा वो क्या होगा, पीक वैल्यू होगा। वी एम क्या है, पीक वोल्टेज है, समझे। तो ये फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट था कि जब करंट और वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में और कुछ मेंशन ना हो तो उसे हम लोग आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, ये एसी सोर्स है, यहाँ पे 200 वोल्ट गिवन है, तो 200 वोल्ट हमें कुछ नहीं बता रहा है कि आरएमएस है कि पीक है, तो हम लोग इसे आरएमएस वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये 200 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है, समझे। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ पावर, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज वैल्यू मानेंगे। इन केस ऑफ पावर, तो पावर के केस हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज वैल्यू मानेंगे। करंट के केस हम लोग क्या मान रहे थे, करंट और वोल्टेज के केस हम लोग क्या मान रहे थे, आरएमएस वैल्यू मान रहे थे। पावर के केस हम लोग क्या मान रहे हैं, एवरेज वैल्यू मान रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है। ध्यान रखना, मतलब ये याद ही रख लीजिए कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट होता है और जो पोटेंशियल होता है वो आपस में सेम फेज होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब क्या है, अगर करंट साइन ओमेगा टी है तो पोटेंशियल भी साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में होंगे प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। सिमिलरली अगर हम आगे देखें, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जो करंट है ना वो लैग करता है। लैग और लीड दो वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लैग का मतलब है पीछे चलना, ऐसे याद रखेंगे। लैग का मतलब है पीछे चलना, लीड का मतलब है आगे चलना। तो जो करंट है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चलता है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्योर कैपेसिटी सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है, मतलब करंट आगे चलता है, किससे, पोटेंशियल से, कितना, 90 डिग्री। बस ये याद रखना है, बस 3 पॉइंट। तो आगे समझेंगे हम, यहाँ पे याद कर लीजिए, ये जो बेसिक है, ये चैप्टर के फाउंडेशन है, इसे हम लोग याद रखेंगे बस। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है। इसको याद कैसे रखेंगे, सी से कैपेसिटर, सी से करंट, दोनों दोस्त है, दोस्त मिल जाएगा, आपस लीड करेगा, आगे चलेगा। तो करंट क्या होता है, लीड करता है पोटेंशियल को, वोल्टेज को 90 डिग्री से। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो करंट और जो पोटेंशियल है, जो इंस्टेंटेनियस करंट और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, वो साइन के फंक्शन में होगा, तो जो उसके आगे जो टर्म है, आई एम है या फिर आई नोट होगा डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ बुक में, या फिर वी एम है या फिर वी नोट होगा, तो वो क्या है, वो पीक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे आई एम है, ये क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो अगर हमें निकालना होगा आरएमएस करंट क्या होगा, इस पीक वैल्यू से अगर हमें निकालना होगा आरएमएस करंट क्या होगा, तो लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर साइन के फंक्शन में होगा तब कैसे निकालेंगे, आई आरएमएस को क्या लिखेंगे, आई एम डिवाइडेड बाई √2, मतलब √2 से डिवाइड कर देंगे। जो पीक वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। किसके केस में, अगर साइन के फंक्शन में गिवन होगा तब करंट और वोल्टेज। सिमिलरली वी आर एम हम लोग क्या लिखेंगे, वी एम मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे √2 से। समझ में आया, बस। अब देखिए क्वेश्चन में जो ऐसे गिवन होगा ना जो कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, या फिर रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ऐसे गिवन होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। ये क्या है, इंडक्टेंस। अब देखिए इस जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये जो इंडक्टर है इसको हम लोग कॉइलिंग कर दिए हैं, तो जो होगा ना इसका रेजिस्टेंस। तो इस चैप्टर में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ नहीं है, इट इज सिमिलर टू रेसिस्टेंस बट इट इज ए रेसिस्टेंस ऑफ इट दिस पर्टिकुलर कोयल। मतलब कि जो है ना कोयलिंग किया हुआ, इसका रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस चैप्टर में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
ये जो कॉइल है इसका रेसिस्टेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल से। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है, जो एक्सेल होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब कि हम लोग एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf_L। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सेल है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखें, तो जो ये है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर का होता है रेसिस्टेंस, उसको हम लोग इस चैप्टर में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस ये नया नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है इस चैप्टर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्सी क्या है, ये है रेसिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर कैपेसिटर। अब एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c। ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2πfc। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रहेगा, यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था। यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे डाउट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। पूरा प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज LR सर्किट, सीरीज RC सर्किट और सीरीज LCR सर्किट। मतलब कि पूरे चैप्टर को फाउंडेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। मतलब पूरा फेजर डायग्राम समझेंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, कब सेम फेज में होगा, कब लीड करेगा, कब लैग करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर रेसिस्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट। देखिए ये है प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो हमें पता है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट और जो पोटेंशियल होता है वो आपस में सेम फेज में होता है, हम लोग को पता है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर करंट है और जो पोटेंशियल है VR, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर, वो दोनों को सेम ही लाइन पे ड्रॉ कर दिया। बस ऐसे ध्यान रखना है, जो दोनों का वेक्टर है दोनों को सेम ही लाइन पे ड्रॉ कर दिया, मतलब दोनों सेम फेज में है। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस रेसिस्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V=IR। ओम्स लॉ याद कीजिए, V=IR। तो यहाँ पे हम V ना लिख कर इसको हम R लिख दिए। बताइए, V=IR, यहाँ पे हम लोग R लिख दिए। इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर दिए। समझ में आया। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में हम लोग फेजर डायग्राम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट और पोटेंशियल क्या है, आपस में सेम फेज में है। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे है प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो हम लोग को याद है जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है। किससे, पोटेंशियल से, वोल्टेज से। कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे जो करंट है ना, करंट उसे बनाया है नीचे, मतलब उसे वोल्टेज से पीछे रखे हैं। कितना, 90 डिग्री। समझ में आया कैसे बनाना फेजर डायग्राम। तो हमें पता है कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, मतलब करंट पीछे चलता है वोल्टेज से। कितना, 90 डिग्री। तो बस इस करंट को हम बनाए हैं पीछे वोल्टेज से 90 डिग्री। अब यहाँ पे VL है तो वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, IR। यहाँ पे R एक्सेल है क्योंकि ये इंडक्टर है। तो यहाँ पे हम इस V को जगह पे हमें क्या लिख दिया है, यहाँ पे एक्सेल लिख दिए हैं, क्योंकि V क्या होगा, I एक्सेल। तो यहाँ पे हम एक्सेल लिख दिए। तो इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए। समझ में आया। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट क्या है, पीछे है तो लैग कर रहा है, मतलब कि इंडक्टिव सर्किट है। समझ में आया। अब देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो हम लोग को पता है C से कैपेसिटर, C से करंट, दोनों आपस में दोस्त हैं, दोस्त मिलकर लीड करेगा। मतलब कि यहाँ पे करंट लीड करता है पोटेंशियल को, मतलब कि करंट पोटेंशियल से आगे होगा। कितना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो मतलब कि अगर करंट ये आगे है तो पोटेंशियल क्या होगा, पीछे होगा। कितना, 90 डिग्री। समझ में आया, ये याद रहेगा। बस इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I V=IR। तो I इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो V को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V होता है IXC। यहाँ पे हम लोग लिख दिए XC, I को नहीं लिखे XC। तो इस फेजर डायग्राम खेल से हम लोग ये ड्रॉ कर दिए। डाउट क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं सीरीज RL सर्किट। मतलब कि इसे हम लोग क्या किए,
जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर और इंडक्टर, इन दोनों का जो है फेजर डायग्राम, इसको वेक्टर सम कर दिए, समझे, इन दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि इस सीरीज में रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है। तो हम लोग को पता है कि रेसिस्टर के केस में करंट और करंट और जो पोटेंशियल है वो तो आपस में सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है पोटेंशियल से, हमें पता है। तो हमने क्या किया, जो ये फेजर है और जो ये फेजर डायग्राम, फेजर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके ये ड्रॉ कर दिए, क्योंकि इसमें ये क्या है, सीरीज आरएल सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए जो करंट है और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल वेरी करता है, तो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा और जो करंट पास हो रहा होगा वो आपस में सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे करंट और जो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर है दोनों सेम फेज में है। जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो आगे होगा, करंट लैग करेगा, क्योंकि ये इंडक्टर है तो करंट क्या है, लैग कर रहा है, पीछे है। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आगे है 90 डिग्री। तो अगर हम इस सीरीज सर्किट का, इस सीरीज आरएल सर्किट का जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, ये दोनों को जोड़ने से नहीं आएगा, ये दोनों को वेक्टर सम करने से आएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हम वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि इन लोग का साइन फंक्शन डिफरेंट है। ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2, समझे। यहाँ पे दोनों का साइन फंक्शन कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 2 4 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा इस सर्किट का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V0 से, ध्यान रहा। तो यहाँ पे हम समझें जो नेट पोटेंशियल है वो भी करंट से लैग ही कर रहा है, मगर 90 डिग्री से लैग नहीं कर रहा है, किसी फाई एंगल से लैग कर रहा है, और ये फाई क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो अगर इंडक्टर लगा है तो सर्किट तो इसमें जो करंट होगा वो तो लैग तो करेगा, मगर 90 डिग्री से नहीं करेगा, कुछ 90 डिग्री से कम एंगल को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना से लैग करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, वी आर को लिख दिए आर, क्योंकि होता है वी इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ पे आर लिख दिए। वी एल है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई एक्सएल, यहाँ पे एक्सएल रिप्रेजेंट कर दिए। तो सिमिलरली जो नेट रेसिस्टेंस होगा इस सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से। क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से। जेड क्या है, इम्पीडेंस, क्या है, इम्पीडेंस, मतलब कि इस सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस है वो है जेड, उसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल में आई है, वी इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ पे आर लिख दिए। अब यहाँ पे वी जो है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, इसको लिख सकते हैं आई एक्स एल, तो यहाँ पे एक्सएल लिख दिए। तो इस फिगर डायग्राम से ये रिप्रेजेंट कर दिए। तो जेड क्या है, इम्पीडेंस यहाँ बोलते हैं, नया टर्म यूज हुआ इस चैप्टर में, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, जेड क्या है, नेट रेसिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस, समझ में आया। तो ये भी लैग कर, ये भी कितना एंगल पे है, फाई एंगल पे है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें सीरीज आरसी सर्किट, तो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो जो करंट क्या होगा, लीड करेगा। कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है पोटेंशियल को 90 डिग्री से, और रेसिस्टर के केस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। तो अगर अब हम क्या करेंगे, ये फेजर डायग्राम आर, ये आर है, रेसिस्टर है, ये फेजर डायग्राम, और सी ये फेजर डायग्राम, इसको और इसको वेक्टर सम कर देंगे, दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए ये। तो मतलब कि इस अगर हम अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर देखें तो क्या है, वी आर, यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, देखिए एक ही लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों है, सेम फेज में है। और जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है वो 90 डिग्री पीछे होगा करंट से, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करता है। तो यहाँ ये करंट है, तो जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है वो नीचे है, पीछे है, नीचे है, कितना, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करेगा, समझे। तो ये है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
तो जो नेट वोल्टेज होगा, जो नेट पोटेंशियल होगा इस पूरे आरसी सर्किट का, सीरीज आरसी सर्किट का, उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी नॉट से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी नॉट से। तो ये जो वी नॉट है ना, वी नॉट, ये भी पीछे है करंट से, लेकिन 90 डिग्री पीछे नहीं है, वो किसी फाई एंगल से पीछे है जो कि 90 डिग्री से कम है। समझ में आया? अब बस सिमिलरली हम लोग इसको वी आर को क्या लिख सकते हैं? आई आर, तो यहाँ पे आर लिख दिए। वी सी को क्या लिख सकते हैं? आई एक्स सी, तब एक्स सी लिख दिए। बस ये फेजर डायग्राम बना दिए। समझ में आया? फेजर डायग्राम क्लियर हो रहा है? डाउट? अब देखते हैं सीरीज एल आर सी सर्किट, जो इस चैप्टर में हम लोग, जो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग रिवाइज कर रहे थे। अब देखते हैं कि उस सीरीज एल आर सी सर्किट का वेक्टर फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये अपना है सीरीज एल सी आर सर्किट। क्या है? सीरीज एल सी आर सर्किट। तो सीरीज में लगाया हुआ है रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सीरीज में है, इसके मतलब करंट सब में सेम जा रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर डिफरेंट हो सकता है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर डिफरेंट हो सकता है, ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में करंट सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे सीरीज आर है, एक्सएल है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो हमें पता है कि रेसिस्टर के केस में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेसिस्टर के केस में जो करंट और जो पोटेंशियल होता है वो आपस में सेम फेज में होते हैं। जो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर है और जो करंट पास हो रहा है वो सेम फेज में होते हैं। तो बस इसे हम लोग सेम ही लाइन पे ड्रॉ कर दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल और जो करंट है वो आपस में सेम फेज में होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों को ड्रॉ कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर के केस में करंट पीछे होता है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर के, कितना? 90 डिग्री। तो ठीक है भाई, यहाँ पे जो करंट है इसको हम लोग पीछे रखे हैं इस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर से, कितना? 90 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए आगे, इस कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर को, कितना से? 90 डिग्री से। तो उस करंट आगे है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर से, कितना? 90 डिग्री। समझ में आया कैसे बनाया फेजर डायग्राम? मतलब हमें बस क्या किए, इसे और इसे, ये तीन फेजर, ये तो तीन फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत? फिर समझाएं। चलिए, ये रेसिस्टर में क्या होता है, जो करंट होता है और जो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर होता है वो आपस में सेम फेज में होते हैं। तो हम लोग सेम ही लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर दिए। इस इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होता है वो लैग करता है, जो करंट होता है वो पीछे चलता है, किससे? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर से, कितना? 90 डिग्री। तो इसे हम, इस करंट को पोटेंशियल अक्रॉस जो इंडक्टर है इसे हम लोग पीछे रखे हैं, कितना? 90 डिग्री। समझ में आया? अब हमें पता है जो कैपेसिटर होता है इसमें जो करंट होता है वो लीड करता है किसको? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर को, कितना से? 90 डिग्री से, π/2 से। तो जो करंट है वो आगे है, कितना? 90 डिग्री, किससे? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर से। समझ में आया? इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। जो यहाँ पे वी आर है, जो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर लिख दिए। जो वी एल है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, तो यहाँ पे हम लोग एक्स एल लिख दिए। वी सबको है ना कॉमन, तो उसको निकाल दिए बाहर। वी सी क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई एक्स सी, यहाँ पे एक्स सी लिख दिए। अब बस इसके हेल्प से हम लोग ये ड्रॉ कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग इसे ये है ना रिप्रेजेंटेशन हम याद ही रखेंगे कि जो है ना इंडक्टर, उसका जो वोल्टेज है, जो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको ऊपर बनाएंगे। बस ये याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे सारा डाउट क्लियर होता जाएगा, सब समझ में आएगा। ये वी सी क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, सॉरी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। एक्स सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन दोनों को नीचे ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम लोग करंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल में। समझ में आया? ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं केस 1 क्या है कि अगर पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल
ज़्यादा हो, किससे? पोटेंशियल एक्रॉस कैपेसिटर से क्या होगा? अगर पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा होगा मतलब कि पोटेंशियल, ये जो सर्किट है ये प्रीडोमिनेंटली क्या होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा है। मतलब कि ये जो नेट सर्किट है, सीरीज एलआर सर्किट, ये इंडक्टिव होगा। मतलब यहाँ पे जो इंडक्टिव है उसका पावर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये सर्किट कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। और जब सर्किट प्रोडोमिनेंटली इंडक्टिव होगा तो यहाँ पे करंट क्या करेगा? लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट लैग करता है पोटेंशियल से। लेकिन यहाँ पे जब तीनों है ना सर्किट, तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है ना, तो π/2 से तो लैग नहीं करेगा, 90 डिग्री से तो लैग नहीं करेगा, लेकिन कुछ एंगल से लैग करेगा जो कि 90 से कम होगा। तो उस एंगल को हम लोग यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किए हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में आया। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर अगर ये ज़्यादा है एक्स वी एल पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टर, किससे? VC से, तो ये ऊपर आ जाएगा, क्यों? माइनस कर रहे हैं ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आके हम लोग माइनस कर दिए हैं। बस इसी को सेम हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जो नेट पोटेंशियल है इस पूरे सर्किट का, उसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और जो नेट रेसिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का, उसको हम लोग बोलते हैं Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। अब देखिए, ध्यान रखने की बात, सिमिलरली अगर इसमें देखें सेकेंड केस में, कि अगर पोटेंशियल एक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा हो तो जो नेट सर्किट है वो प्रोडोमिनेंटली कैसा होगा? कैपेसिटिव सर्किट होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा है तो सर्किट कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है, मतलब करंट आगे होगा, किससे? पोटेंशियल से, नेट पोटेंशियल से, उससे भी आगे होगा। क्योंकि नेट जो पोटेंशियल है उससे 90 डिग्री तो आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है, आर भी है, रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर है। यहाँ पे कुछ 90 डिग्री से कम होगा, जिसे हम लोग बोल रहे हैं फाई से करंट लीड करेगा, करंट तो आगे होगा। अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो करंट तो लीड करेगा भाई, लेकिन यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है, तो 90 डिग्री से तो हम लोग पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से आगे होता है। मतलब अगर सिर्फ सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर हो तब करंट 90 डिग्री से आगे होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है, करंट तो आगे तो होगा मगर 90 डिग्री से आगे नहीं होगा, कुछ फाई एंगल से करंट आगे होगा। समझ में आया? तो ये क्या है? V0 ये नेट पोटेंशियल है, किसका? इस पूरे सर्किट का। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है तो जो ये VL है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर चल रहा है, बोलेगा नीचे आ जाएगा। तो VC माइनस VL, तो जो नेट पोटेंशियल होगा उसमें किसे रिप्रेजेंट करते हैं? V0 से। सिमिलरली हम लोग ये ड्रॉ कर दिए, VR को हम लोग R लिख दिए, VC और माइनस एक्स VL को क्या लिख दिए? XC माइनस एक्स से। अब देखिए, ध्यान देने की बात यह है, हम लोग बेसिक मैथ में क्या पढ़े हैं कि अगर हम लोग ये जो एंगल जो मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है? ये लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं ना, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होता है? पॉजिटिव। बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, जो एंगल ये है। अगर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो ये क्या है? ये है क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव। जो फाई है वो क्या होगा? निगेटिव। मतलब कि प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट में जब हम लोग एंगल मेजर करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, वो होगा फाई क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बेसिक मैथ में पढ़े हैं कि जब हम लोग एंगल को, व्हेन वी मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर हम लोग एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम लोग एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे जो फाई है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। तो इसे अगर हम लोग मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या होगा? फाई नेगेटिव। ये हम लोग को क्लियर है। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12 पार्ट 1,
पेज नंबर 246, तो वहाँ पे ये अपोजिट दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए आप जब पढ़ें तो वहाँ पे ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। चलिए आपको दिखा देते हैं, मतलब कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको हम दिखा ही देते हैं। चलिए, तो ये है आपका एनसीईआरटी बुक, ये है आपका पेज नंबर 246 एनसीईआरटी ऑफ पार्ट 1 क्लास 12। यहाँ पे देखिए, ये है कैपेसिटिव सर्किट। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, जब एक्स ज़्यादा होगा मतलब वी ज़्यादा होगा तो सर्किट कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा। सर्किट कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा। तो मतलब कि जो नेट होगा, जो जैसे कि ये क्या है, जब सर्किट कैपेसिटिव है तो वो बोलेगा नीचे आ, जो एक्सएल ऊपर था उसको बोला कि नीचे आ, तो ये नीचे आ जाएगा। तो एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे नीचे डायरेक्शन में, तो जो नेट इम्पीडेंस होगा वो ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। तो जो अपना जो हम एंगल मेजर करेंगे वो तो हम लोग मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज ना, देखिए ऐसे मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो लोग पढ़े हैं बेसिक मैथ में, अगर एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज तो क्या होगा? एंगल ऑलवेज निगेटिव। यहाँ पे क्या दिया हुआ? फाई पॉजिटिव। तो ये कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप पढ़ें एनसीईआरटी से, ध्यान से पढ़ें, कंफ्यूज ना हो, और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। प्लीज़ लिखिए तो पता चले। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब कि यहाँ से फिक्स है सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्किट इज प्रोडोमिनेटली कैपेसिटिव, सही है। कॉन्सिक्वेंटली द करेंट इन द सर्किट लीड द सोर्स वोल्टेज, ये भी सही है। अगर कैपेसिटिव है तो सी से कैपेसिटिव, सी से करंट, दोनों दोस्त है, लीड करेगा। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है सोर्स वोल्टेज को, सही है। लेकिन जो फाई पॉजिटिव दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाई क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाई जो मेजर कर रहे हैं वो कैसे मेजर कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? एंगल नेगेटिव होता है, समझ में? तो यहाँ पे क्या है? करंट इन द सर्किट लीड करेगा क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, वोल्टेज सोर्स को। और एंगल देखिए, यहीं पर ध्यान रखने बात, एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम लोग एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान रखना ना, यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलत, ये कुछ मिस्टेक है। तो ये आप पढ़ें, डिफरेंट चैनल से पढ़ें, उसको समझें, और फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखें क्या बात है, कैसा है, अपना व्यू दें। सिमिलरली अगर हम देखें इंडक्टिव सर्किट में, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा? हम लोग एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से ऊपर मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो यहाँ पे क्या है? जब हम लोग को पता है कि जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव होता है, फाई पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल फाई इज नेगेटिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये सही है, गलत है, ये मिस्टेक है, मिस्टेक भी हो सकता है, मिस्टेक है। तो ये क्या है? ये इम्पीडेंस आया नेट, तो करंट यहाँ पे लैग तो कर रहा है, ये सही है कि प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव सर्किट है, करंट लैग कर रहा है, ये सही है। लेकिन ये जो फाई नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मिस्टेक है कि क्या है, आपको समझना है। हम लोग पता है, हम लोग पढ़े हैं बेसिक मैथ में कि अगर हम लोग करंट को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे पढ़ें एनसीईआरटी पेज नंबर 246 पार्ट 1 और समझें, और फिर कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखें। चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो थर्ड केस है अपना, वो क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। अगर VC इक्वल टू VL हो, यहाँ पे तो VL क्या था? ज़्यादा था, यहाँ VL कम है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, VC और VL, मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर दोनों सेम है। तो अगर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर सेम होगा तो दोनों सीरीज में है, तो करंट तो सेम ही है। जब करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है, पोटेंशियल सेम है, जो रेसिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, तो जो XC है और XL है वो भी सेम होगा। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस दोनों सेम है, मतलब अगर दोनों से कोई एक केस है, एक केस होगा, दोनों ही वैलिड होगा ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर VL ज़्यादा हो, पोटेंशियल इंडक्टर ज़्यादा हो, तो इंडक्टिव सर्किट होगा, फाई पॉजिटिव होगा। ये फिर एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि ऊपर बनेगा इंडक्टर, नीचे होगा कैपेसिटर। अच्छा, तो ऊपर होगा
पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, नीचे होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ऊपर होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, नीचे होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो होता है रेसिस्टर वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है करंट डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें जो करंट होता है और पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर होता है वो दोनों आपस में सेम फेज में होते हैं। तो ऐसे एकदम ध्यान रखना चाहिए, बस क्लियर माइंड में, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, पूरा पढ़ेंगे डिटेलिंग इन सबके बारे में, मतलब कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, इन तीनों बारे में डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। इसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में होते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी टाइम टी पे, किसी इंस्टेंट पे अगर वी एम साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा, आई एफ साइन ओमेगा टी, दोनों ओमेगा टी दोनों सेम फेज में। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, करंट और वी आर सेम डायरेक्शन में। ये क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ पे करंट लैग करेगा, करंट पीछे होगा पोटेंशियल से कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, अगर वी एम साइन ओमेगा टी है तो आई कितना होगा, लैग करेगा, पीछे होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ओमेगा माइनस 90 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल बाई रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जो इस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पीछे लेक्चर नहीं देखें उसके कारण कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए फास्ट ये हम देख ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे होगा पोटेंशियल से 90 डिग्री। ये क्या है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पे क्या करंट लीड करता है पोटेंशियल से 90 डिग्री, करंट आगे होता है 90 डिग्री। तो अगर पोटेंशियल वी एम साइन ओमेगा टी है तो ये क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करता है। तो करंट यहाँ पे क्या किया, लीड किया वोल्टेज को 90 डिग्री से, मतलब जो फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। करंट क्या होगा, पोटेंशियल बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वी एम बाई एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, मतलब यहाँ पे जो एक्स सी है वो इन्वर्टिव प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे पता है हमें कि करंट यहाँ पे लीड करेगा, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, कितना 90 डिग्री पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री पाई बाई 2। समझ में आया। अब देखते हैं सीरीज एल आर सर्किट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है रेसिस्टर भी और इंडक्टर भी। हमें पता है जो रेसिस्टर है इसमें करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, जो इंडक्टर है इसमें करंट क्या होता है, लैग करता है 90 डिग्री से। तो बस इससे हम फ्रेड यहाँ बना दिए, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो करंट है और वोल्टेज है अक्रॉस रेसिस्टर, दोनों आपस में सेम फेज में है, क्योंकि पता है जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है उसमें सेम फेज में होता है। और जो इंडक्टर है यहाँ पे करंट पीछे 90 डिग्री पीछे लैग कर रहा है, तो यहाँ इससे पोटेंशियल से, तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस सर्किट का, एल आर सर्किट का, वो कुछ इस तरह होगा। जो नेट पोटेंशियल है वो भी लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि इंडक्टिव है ये क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर आ गया है, तो यहाँ पर लैग तो करेगा मगर 90 डिग्री से नहीं करेगा, उस 5 एंगल से करेगा। तो वो भी हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे वी नॉट को क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से वी नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं, अगर हम इसको इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, इसको ऐसे लाते हैं, अगर ये है वी एम एल मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि वी नॉट स्क्वायर, इस रूट को इधर ले जाना, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब वी एम आर स्क्वायर, मतलब कि क्या है, पीक वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, पीक पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर इज प्लस वी एल भी इसको हम लिख सकते हैं, भी एनसीईआरटी में वी एल ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लिखे हैं वी एम एल, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। एनसीईआरटी में सिर्फ वी एल लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है टर्म के अनुसार, हम लोग पहले देख चुके हैं कौन सा बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है टर्म। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख दिए हैं, इसको हम लोग आई एक्सएल लिख दिए हैं, आई को कॉमन ले लिए, आई को अंडर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर, तो वी इक्वल टू आई जेड हो गया। जेड क्या है, नेट रेसिस्टेंस है इस सर्किट का। इसको लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इस चैप्टर में नया टर्म यूज हुआ है। यहाँ भी करंट लैग ही कर रहा है क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ भी करंट लैग कर रहा है, मगर 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, उस 5 एंगल से लैग करेगा। तो ये 5 एंगल है, तो यहाँ पर tan फाइव क्या होगा, एक्सएल बाई आर, मतलब कि क्या होता है, tan क्या होता है, tan क्या होता है, पी बाई बी। तो यहाँ पे पी क्या है, इसके जो आगे होगा उस पी होगा, जो थीटा के जो सामने होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो सीधा सामने कौन है, एक्सएल है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, इस वेक्टर को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। इसके आगे कौन है, एक्सएल है, एक्सएल हो गया। बेस में कौन है, आर लिख दिए। सिमिलरली कॉस फाइव क्या होगा, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, आर, और एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, जेड। तो ये हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो।
अब देखते हैं सीरीज सीआर सर्किट में क्या होता है। सीरीज सीआर सर्किट है मतलब यहाँ इसमें सीरीज में लगा हुआ होगा रेसिस्टर और कैपेसिटर। हमें पता है कि जो रेसिस्टर होता है इसमें करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। जो कैपेसिटर है उसमें करंट लीड करता है कितना 90 डिग्री, किससे, पोटेंशियल से, ये लोग पता है। तो अगर वी आर है पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर, अगर वी एम आर साइन थीटा है, साइन ओमेगा टी, तो बी सी कितना होगा -π/2। समझ में आया कैसे? नहीं आया? देखिए हमें पता है जो करंट है कैपेसिटर में वो लीड करता है, तो करंट अगर साइन ओमेगा टी है तो पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर में, अगर करंट आगे है 90 डिग्री तो ये पीछे होगा ना, तो इसे ओमेगा टी -90 डिग्री कर दिया है। तो ये अगर आगे है 90 डिग्री तो ये पीछे होगा, तो इसको माइनस कर दिए हैं π/2। समझ में आया? अब देखिए बस इसको हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर में क्या होता है, जो करंट होता है और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर होता है सेम फेज में होते हैं, इसलिए सेम लाइन में ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री से, जैसे करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट आगे होगा 90 डिग्री से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे आ जाएगा। जो नेट पोटेंशियल होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा पूरे सर्किट का। तो ये एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। सिमिलरली हम लोग ये ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं जो वी नॉट इक्वल क्या लिखना पाइथागोरस से, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। भी जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है इसको क्या लिख सकते हैं आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दिए। इसको सिमिलरली से सॉल्व कर दिए। आई को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये आई है तो ये आर होगा, नेट रेसिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंस। इस चैप्टर में नेट टर्म यूज हुआ है। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है करंट लीड करेगा। लेकिन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से लीड करता है, तो ये प्योर तो है नहीं, इसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो यहाँ भी तो लीड करेगा करंट, मगर 90 डिग्री से नहीं करेगा, 90 डिग्री कुछ एंगल कम से करेगा, उसको हम बोलते हैं फाई। ये क्या है, फाई। अब देखते हैं आगे tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एक्सी है, इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो ऐसे आ गया, ये एक्सी आ गया, ये क्या है परपेंडिकुलर है तो ये एक्सी आ गया, बेस में क्या है पर ये यहाँ पे आर आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए cos फाई, तो cos फाई क्या होता है, b बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है आर है, जेड हाइपोटेनस क्या है जेड, ये देख लिए। अब देखते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो भी देखेंगे, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर अब तक आप वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, और आगे देखें, बहुत मजा आने वाला है। तो ये है सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखिए ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो ये इसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ एनसीईआरटी में, यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब हमें पता है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, क्योंकि एसी सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब जो वोल्टेज और टाइम है, वोल्टेज और करंट है, वो आपस टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो रेसिस्टर के अक्रॉस जो होगा करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में होते हैं, हम लोग पहले देख चुके हैं। जो होता है इंडक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें करंट लैग करता है इंडक्टर के केस में, कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे करंट पीछे है, लैग मतलब पीछे चलना, लीड मतलब आगे चलना। तो यहाँ पे करंट लैग करता है तो करंट पीछे चलता है कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, वोल्टेज इंडक्टर से। समझ में आया? ये है कैपेसिटर, यहाँ पे करंट लीड करता है 90 डिग्री, किसको, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर को। यहाँ पे करंट आ गया है 90 डिग्री पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर से। समझ में आया? अब ये तीनों फिगर को हम लोग सम अप कर दिए, तो ये आ गया, ये आ गया। देखिए कैसे, तीनों को जोड़ दिए, क्या आ गया, रेसिस्टर के केस में जो करंट और पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर, वो दोनों सेम फेज में है। इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है इससे 90 डिग्री। समझ में आया? इंडक्टर के केस में करंट लीड करता है तो करंट आगे है, इससे आगे है, इससे आगे है 90 डिग्री। समझ में आया? इसी को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए, v इक्वल होता है आई आर, तो यहाँ पे आर लिख दिए, वी एल हो तो इक्वल होता है आई एक्स एल, तो एक्स लिख दिए, बी सी इक्वल होता है आई एक्स सी, तो एक्स लिख दिए। समझ में आया? इसे याद कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे समझ तो लिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना समय एकदम दिमाग में अच्छा पाना चाहिए कि फेर डायग्राम ऐसे बनता है।
जो इंडक्टर है वो आगे ऊपर आता है, जो कैपेसिटर है वो नीचे आता है, और जो रेसिस्टर है वो हॉरिजॉन्टल में रहता है करंट के साथ। ये तो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर क्या होगा, सेम फेज में, मतलब ये भी होगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी लिख दिए। ये क्या है, पीक वोल्टेज है अक्रॉस रेसिस्टर, ये हो गया। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, इसमें तो ये लैग करता है करंट से, तो ये करंट लैग करता है इंडक्टर में, करंट लैग करता है, मतलब करंट पीछे पीछे चलता है। जब करंट पीछे चलेगा तो ये आगे चलेगा ना, वोल्टेज कितना 90 डिग्री, जिसमें ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री कर देती है। समझ में आ रहा है? हमें पता है कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है कितना 90 डिग्री, तो जो पोटेंशियल है वो आगे चलेगा ना 90 डिग्री से, तो प्लस 90 डिग्री। अब हमें पता है जो जो होता है कैपेसिटर, उसमें क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट आगे चलता है। तो अगर करंट आगे है, अगर करंट साइन ओमेगा टी है जो कि आगे चल रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कर देंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको पीछे कर देंगे ओमेगा टी से 90 डिग्री, तभी तो ये आगे चलेगा ना। चलो ऐसे लिख दिए, समझ में आया? अब देखिए वी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर क्या है, ये क्या है, पीक वोल्टेज, पीक पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम आर, आई आर। यहाँ पे आई क्या है, पीक करंट है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग वोल्टेज आरएमएस लेंगे तो यहाँ पे करंट आरएमएस पुट करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज हम लोग पीक रख रहे हैं, पीक वोल्टेज रख रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग पीक करंट रखेंगे। ये ध्यान रखना है, छोटा छोटा मिस्टेक होता है जो एग्जाम में करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पीक वोल्टेज है, वी आर क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, इसको क्या लिख देंगे, पीक करंट इनटू आर, वी इक्वल टू आई आर। सिमिलरली वी एल क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इस क्या है, पीक करंट आई एम, और ये एक्सएल, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंडक्टर। सिमिलरली वी सी इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एक्स सी। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या है, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यहाँ पे एक्स सी क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। सिमिलरली जो एक्स सी होता है वो क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 एफ सी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी होता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझे? अब देखते हैं आगे कि अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो क्या होगा। अगर सर्किट इंडक्टिव होगा इसका मतलब जो वी एल है या फिर जो एक्सएल है वो ज़्यादा होगा इससे, वी सी से, कैपेसिटर से। तो यहाँ पे अगर वी एल ज़्यादा है, एक्सएल ज़्यादा है, तो क्या होगा, सर्किट इंडक्टिव होगा। तो अगर सर्किट इंडक्टिव होगा तो यहाँ भी करंट लैगिंग करेगा, क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है, प्रोडोमिनेटली इंडक्टिव है, तो यहाँ भी सर्किट भी लैगिंग करेगा, मगर 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, क्योंकि 90 डिग्री से लैग करता है प्योर इंडक्टिव में। तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट है, तो यहाँ भी लैग करेगा, मगर कुछ 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पे करेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाई। क्या बोल रहे हैं, फाई। तो ये हम लोग डायग्राम बना दिए, फेयर डायग्राम। अब हम लोग जो ये क्या है, वी नॉट नेट वोल्टेज है, क्या है, नेट वोल्टेज। तो ये नेट वोल्टेज किसका है, पूरा सर्किट का है। तो ये लैग कर रहा है फाई से। यहाँ देखिए अगर सर्किट इंडक्टिव है तो करंट यहाँ पे लैगिंग करेगा फाई एंगल से, सब लिखा हुआ है। अब देखिए ये वी नोट क्या है, नेट, ये क्या है, पोटेंशियल है सर्किट का, नेट पोटेंशियल। इसको क्या लिख सकते हैं, वी नोट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करें, वेक्टर्स को शिफ्ट करें, इसको यहाँ पे ला दें, क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट फाई के सामने जो होता है वेक्टर, उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये, और बेस क्या है, वी आर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे हम लोग जब सॉल्व किए, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू यहाँ क्या होता है, आई एक्स एल, वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, वी सी इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट एक्स सी। इसको स्क्वायर कर दिए, बस इसको सॉल्व किए, आई नॉट को कॉमन ले लिए, क्या हो गया, आई स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी इक्वल टू, इसको हम लोग रूट कर दिए पूरे को, तो ये क्या होगा, वी नोट हो गया, ये आई नोट हो गया, ये अंडर रूट में आ गया, आई स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात ये है, हमें पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे वी इक्वल टू आई जेड। ये जेड क्या है, इम्पीडेंस, ये नया टर्म इस चैप्टर में यूज हो गया है। तो ये जेड क्या है भाई,
ये जेड नेट रेसिस्टेंस है किसका, इस पूरे सर्किट का, इस पूरे इंडक्टिव सर्किट का, इस पूरे प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट। ये सर्किट तो एलसीआर है मगर यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस सर्किट में कौन डोमिनेंट है, इंडक्टर। तो ये जेड क्या है, नेट रेसिस्टेंस है, इसको बोल रहे हैं इस चैप्टर में इम्पीडेंस, नया टर्म यूज हुआ है। उसका वैल्यू क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XA²। यहाँ पर जो ज़्यादा होगा ना, जो बड़ा होगा ना, इसको हम लोग पहले लिखेंगे XL माइनस XA²। समझ में आया? फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर 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 इस सर्किट, अगर ये सर्किट इंडक्टिव है, इसका मतलब जो करंट लैग करेगा फाई एंगल से, करंट पीछे होगा फाई एंगल से, इसका मतलब जो इस एसी सोर्स का जो नेट वोल्टेज होगा, जो तीनों का वेक्टर सम से आएगा, जो इस देखिए ये जो नेट जो सोर्स है, तो लोग एसी सोर्स लगाए हुए हैं, इसका जो पोटेंशियल होगा इस तीनों का इक्वल तो होगा, मगर तीनों का वेक्टर सम का इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे तीनों वेक्टर सम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 2 2 6 होता है, मगर यहाँ पे ऐसे लोग 2 2 2 को जोड़ के 6 नहीं करेंगे, इन तीनों को वेक्टर वे में जोड़ेंगे, वेक्टर सम अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंट है तीनों का ना। तीनों का देखिए फेज देखिए, एक साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2, फेज डिफरेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो नेट पोटेंशियल है इस सोर्स का, वो क्या करेगा, करंट क्या होगा, करंट चलेगा पीछे, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ पे सर्किट में डोमिनेंट कौन है, इंडक्टर है, तो ये प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट हुआ, तो करंट चलेगा पीछे फाई से। करंट अगर फाई से पीछे है, इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वो फाई से आगे होगा ना। तो अगर ये ओमेगा टी है, तो जो नेट पोटेंशियल है इस पूरे सोर्स का, वो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई से आगे होगा। समझ में आया? अब देखिए, अब हम देखते हैं tan phi cos phi। tan phi क्या होता है भाई, इस वेक्टर सम को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये आ गया p/b, p क्या है, XL माइनस XC और cos phi क्या होगा, cos phi क्या होगा, b/h, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है r, हाइपोटेनस क्या है z, इम्पीडेंस। समझ में आया? सिमिलरली अगर हम देखें केस 2, अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा, मतलब कि अगर सर्किट में प्रीडोमिनेंट कौन होगा, कैपेसिटर, तो क्या होगा, VC ज़्यादा होगा VL से, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा होगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर से। सिमिलरली XC ज़्यादा होगा XL से। तो इस केस में हमें पता है कि देखिए, ये जो है, जब कैपेसिटर ज़्यादा होगा, जब ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेगा, नीचे आ, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये भी डोमिनेंट है, तो ये उसको नीचे बुलाएगा, क्योंकि ये नीचे है, तो ये नीचे आ गया। देखिए, ये समझने के लिए है भाई, ऐसे ये क्या है, XC क्या है, ये ज़्यादा है, तो इसको नीचे ले आएगा, नीचे आ जा, उसको नीचे ले आया। समझ आया? अब ये क्या है, ये पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर है, ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ये पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, जो तीनों का वेक्टर सम से आएगा, वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, V0, जो इस सोर्स का जो पोटेंशियल है V0, यानी कि V0 क्या है, ये पीक वैल्यू V0 कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसलिए अगर हम वैल्यू फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ऐसे शिफ्ट कर दिए, क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको सॉल्व किए, v इक्वल टू IR, I²R, VC इक्वल टू IXC, VL इक्वल टू IXL, स्क्वायर कर दिए, I0 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, R² प्लस ब्रैकेट में XC माइनस XL क्या स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम लोग पूरा अंडररूट कर दिए, क्या गया, V0 इक्वल टू I0। ये अब देखिए ओम्स लॉ में क्या देखें, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू I0Z। तो Z क्या है, नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस LCR सर्किट इन विच द सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। क्योंकि जो ये कैपेसिटिव सर्किट है, इस कैपेसिटिव सर्किट का ये जो प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट है, इस पूरे सर्किट का ये रेसिस्टेंस है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये टर्म यूज हुआ है, बस टर्म से घबराना नहीं है। इम्पीडेंस क्या है, नेट रेसिस्टेंस है पूरे सर्किट का, कितना मसले को अपोज कर रहा है। अब बस इसे समझते हैं,
हमें पता है कि जो सर्किट है इसमें कैपेसिटर डोमिनेंट है, तो जब कैपेसिटर डोमिनेंट होगा तो करंट लीड करेगा। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से लीड करता था, लेकिन यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं है, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट मौजूद हैं। तो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे तो यहाँ पे तो करंट लीड करेगा, करंट आगे होगा, लेकिन 5 एंगल से आगे होगा। ये देखिए 5 एंगल से करंट आगे है, 5 एंगल से करंट आगे है, नेट पोटेंशियल से एक जो करंट आगे है ये 5 एंगल से आगे है। तो अगर करंट 5 एंगल से आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा ना 5 एंगल से। तो अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना होगा, ओमेगा टी -5। समझ में आया समझ में। अब देखिए इसे हम लोग इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर दिए। अब tan फाई क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ऐसे आ गया। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला तो XC - XL, बेस क्या होगा ये R, यहाँ R लिख दिए। cos फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है R, हाइपोटेनस क्या है Z, इम्पीडेंस आ गया। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए, हम सब समझ में भी आ गया, लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है, बस हम लोग को AC चैप्टर का नाम सुनते हुए वो दिमाग में आना चाहिए टर्म क्या क्या। अब देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए हम लगाए हैं स्टार लगाए हैं ना, ये V0 स्क्वायर मतलब जो नेट रेसिस्टेंस है सोर्स का, जो पीक वैल्यू है वो इज इक्वल टू अंडर रूट रेसिस्टेंस का VR स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर का स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, मतलब V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर। बड़ा माइनस छोटा क्या है कि अगर इंडक्टिव होगा तो बड़ा कौन होगा, VL, तो VL - VC लिख देंगे। अगर कैपेसिटिव होगा, देखिए अगर इंडक्टिव है तो कौन बड़ा है, VL, XL, VL XL बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, VL। अगर सर्किट इंडक्टिव होगा, प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव सर्किट होगा, तो बड़ा कौन होगा, VL बड़ा होगा, यहाँ पे VL - VC लिखेंगे, VL - VC का स्क्वायर। समझ में आया, इसलिए यहाँ लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा। अगर सर्किट कैपेसिटिव होगा तो मतलब VC बड़ा होगा, VC बड़ा है VL से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VC - VL। तो क्या रखेंगे, V0 स्क्वायर जो नेट पोटेंशियल है सोर्स का वो किससे बराबर होगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, मतलब VC - VL का स्क्वायर। जैसा सर्किट होगा वैसा हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर VL बड़ा है तो VL - VC, अगर VC बड़ा है तो VC - VL। समझ में आया। अब देखते हैं जो नेट रेसिस्टेंस क्या है, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस, वो क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर। अगर सर्किट इंडक्टिव है तो XL बड़ा है, अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो XC बड़ा है, तो इसके अनुसार हम रख देंगे। अगर कैपेसिटिव रहेगा तो XC - XL, अगर इंडक्टिव है तो XL - XC का स्क्वायर। तो ये याद होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर समझ लिए हैं लेकिन फिर भी ये याद होना चाहिए। tan फाई क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा डिवाइड बाई R। अगर कैपेसिटिव है तो XC बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए XC बड़ा है, यहाँ पे XC - XL कर देंगे। अगर इंडक्टिव है तो XL बड़ा होगा, तो XL - XC, यहाँ पे XL - XC कर देंगे भाई R। समझ में आया। cos फाई क्या रखेंगे, R/Z, R बाई इम्पीडेंस, RZ cos फाई R/Z। इन लोग याद कर लिए, इसको याद रखेंगे। ये याद रखना है, दिमाग में तो होना चाहिए कंप्लीट। और ये फेजर डायग्राम, ये और ये तो दिमाग में होना ही चाहिए। प्लस XC जो XL है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ध्यान रखना है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है बस। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये ध्यान रखना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं 4 क्वेश्चन, जिससे आपका सारा डाउट होगा क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये एक सीरीज LCR सर्किट है, इसका अगर हम लोग देखें तो V क्या है, इस सोर्स का, ये जो नेट सोर्स का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 30 sin 100t प्लस 30 डिग्री। ये 100 हम लोग लिखते हैं sin ओमेगा t, मतलब ये ओमेगा कितना है 100। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। हम लोग जो फाइंड आउट करना है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग पता चल गया हाँ भाई
ये क्या है, ये वी नॉट है। 30 क्या है, पीक वैल्यू है पूरे सर्किट का, जो पीक पोटेंशियल है पूरे सर्किट का, क्योंकि ये सोर्स का जो वोल्टेज गिवन है इस पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है। ये 100 क्या है, साइन ओमेगा टी, अच्छा ये ओमेगा गिवन है 100, इसमें आना चाहिए। ये आर क्या गिवन है, रेसिस्टर गिवन है 120 ओम। अच्छा ये एल का गिवन है, इंडक्टेंस, अच्छा 100 माइक्रो हेनरी गिवन है, अच्छा ठीक। सी क्या है, कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 100 मिली, मिली क्या होता है 10⁻³ ये माइक्रो, अच्छा ये क्या है 100 माइक्रो फैरेड तो 10⁻⁶, अच्छा ये गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक सेल मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड इम्पीडेंस फाई, ये फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, आई नोट मतलब कि इसमें करंट कितना जा रहा है, आई नोट करंट तो जा रहा है, ये करंट तो ये आई टी क्या है, करंट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, वो फाइंड करना है। जब ये फाइंड कर लेंगे तो हम जो आई नोट होगा वो फाइंड हो जाएगा, जो पीक करंट कितना है, आरएमएस करंट कितना है वो फाइंड करेंगे।